Hello friends, welcome you all in my YouTube channel SLB classes. Guys, today we are going to discuss some questions based on UGC नेट एग्ज़ाम सितंबर 2016. ओके, तो आज का क्वेश्चन देखिए गाइस. द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज़ थ्रू. तो यहाँ पे बात हो रही है कि वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने का बेस्ट तरीका क्या है. Option A, discussions on scriptural texts, lectures, discourses on values, seminars, symposia on values या mentoring and reflective sessions on the values. Okay guys, तो इसका right option होगा option A, यानी lecture, discourses on values is the right answer. Next देखेंगे. Next question देखिए, question 2. Which set of learner characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learning systems? Select the correct alternative from the codes given below. Okay, तो यहाँ पर select करना है correct alternative कौन सा है. Which set, यहाँ पे set निकालना है learner characteristics का जो कि consider किया गया है helpful ताकि डिज़ाइन किया जा सके effective teaching learning system को. Okay, तो देखिए guys, prior experience of learners in respect of the subject. Okay, interpersonal relationships of learners, family, friend. Okay guys, ability of the learners in respect of the subject या तो students language background. Okay guys, यहाँ पे learner की characteristics की बात की जा रही है जो कि effective है ताकि teaching learning system में वो effective साबित हो सके. इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड. ओके गाइज, या तो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इसका होगा आपका प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स, यानी लर्नर्स का जो भी प्रायर एक्सपीरियंस है इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जो भी मतलब सब्जेक्ट गिवन होगा. ओके, उसके ऊपर बेस्ड ये प्रायर एक्सपीरियंस लर्नर का बताया गया है. नेक्स्ट होगा आपका ऑप्शन 3, एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट. अब उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उनकी क्या एबिलिटी है ये भी तो पता होना चाहिए. तो ऑप्शन ये सी भी 3 भी हो जाएगा और 1 भी. अब क्या होगा 4, देखिए स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड. अब स्टूडेंट्स की लैंग्वेज बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, और फिर उसके बाद है आपका मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. अगर मोटिवेशन ही नहीं होगा तो स्टूडेंट्स कैसे करेगा अच्छा. ठीक है, इनकरेज करना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. तो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स भी हो जाएगा. तो गाइस क्या क्या था, 1 मैंने बताया, 3 बताया, 4 बताया और 6 बताया. अब ऑप्शन में चेक करते हैं. 1, 3, 4 और 6 इज़ द राइट आंसर. इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. इनकेस कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3. Question 3. A college level assistant professor has planned his or her lectures with an intent to develop cognitive dimensions of students centered on skills of the analysis and synthesis. Below given are 2 sets of items, set 1 consisting of levels of cognitive interchange and set 2 comprising basic requirements for promoting them. Match the 2 sets and indicate your answer by choosing the correct alternative from the code. सेट 1 एंड सेट 2. ओके गाइज, तो यहाँ पर बात हो रहा है कि एक कॉलेज लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसने प्लान किया है एक लेक्चर विथ एन इंटेंट टू डेवलप. उनकी इंटेंशन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं कॉग्निटिव डायमेंशन. कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक. ओके, कॉग्निटिव डायमेंशंस ऑफ स्टूडेंट सेंटर. ठीक है, स्टूडेंट सेंटर की बात कर रहा है. ऑन स्किल्स ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस, यानी स्किल्स जो एनालिसिस की है और सिंथेसिस की है उस पर ये बात कर रहे हैं. तो बिलो गिवन आर 2 सेट्स ऑफ आइटम्स. ठीक है, तो यहाँ पर सेट 1 में क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज. सेट 1 में दिया है कॉग्निटिव इंटरचेंज का लेवल और सेट 2 में दिया है कंप्राइजिंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रमोटिंग दैम. अब उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो दिया गया है. ठीक है, यहाँ पर मैच करना है. तो कैसे करेंगे, देखिए लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रमोटिंग कॉग्निटिव इंटरचेंज, ये ऐसे है, ब्रैकेट में ध्यान देना है. मेमोरी लेवल एंड नॉन एग्जाम्पल्स. जस्ट अ मिनट, क्लियरली आप लोगों को समझ नहीं आएगा इसलिए मैं बता रही हूँ.
यहाँ पर है मेमोरी लेवल, यहाँ तक है। उसके बाद ये है मेमोरी लेवल के सामने गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद सेकेंड पॉइंट में रिकॉर्डिंग एंड दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग दी प्रेजेंटेशंस, ठीक है। ये जो इसके नीचे दिया है ना, ये इस पॉइंट का है, इसका है, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रिफ्लेक्टिव लेवल का क्या है, आस्किंग द स्टूडेंट्स टू डिस्कस वेरियस आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। 3 ही यहाँ पे दिया है, A B C, और यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 4 पॉइंट्स गिवन है। क्रिटिकली एनालाइसिस द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस्ड, ठीक है, ठीक है गाइस। तो A का देखते हैं, मेमोरी लेवल में क्या होना चाहिए, गिविंग अपॉर्चुनिटी तो होगा नहीं, रिकॉर्डिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, तो मेमोराइज कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। मेमोराइज करने का मतलब है ये रिकॉर्ड करना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को उसमें क्या किया जाता है, प्रेजेंटेशन के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी उनको इम्पोर्टेंट लगता है। तो आपका मेमोरी लेवल का हो गया 2, यानी A का 2 हो गया, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में होगा आपका गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉइंट, अंडरस्टैंड करना, बहुत अच्छे से समझाना, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी दिया जाता है ताकि वे एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल से समझ सके। कभी कभी एग्जाम्पल दे के भी समझाया जा सकता है, कभी कभी विदाउट एग्जाम्पल भी पॉइंट को समझाया जा सकता है। तो ये किस में आ जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाएगा, तो B का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में आपका आएगा क्रिटिकली एनालिसिस द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस, जो भी पॉइंट डिस्कस किया गया है या बनाया गया उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाना, यही है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके गाइज, तो A का 2, B का 1 और C का 4, ओके, 2 1 4 2 1 4 आपका ऑप्शन C में है, यानी ऑप्शन C इज योर राइट आंसर। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में गाइज मुझसे प्लीज़ पूछिए। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, मैच द आइटम्स ऑफ द फर्स्ट सेट with that of the second set in respect of evaluation system, choose the correct code, okay, set 1 and set 2। तो यहाँ पर बात हो रही है गाइस, मैच करना है आइटम्स को, ठीक है, फर्स्ट सेट से और सेकंड सेट से इन रेस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम। इवेल्युएशन सिस्टम की बात की जा रही है, ध्यान देना है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव, नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, ठीक है गाइज। देखते हैं क्या बोल रहा है, इवेल्युएटिंग कॉग्निटिव एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट विथ रेगुलेटरी टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशंस बेस्ड ऑन अ ग्रुप एंड सर्टेन यार्डस्टिक्स, ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स, इवेल्युएशन, या तो नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या है सामने उसके क्विजेज एंड डिस्कशन टेस्ट, ठीक है। तो फॉर्मेटिव का होगा आपका, फॉर्मेटिव यानी जैसे एग्जाम्पल में बता रही हूँ, फॉर्मेटिव और समेटिव में एग्जाम्पल देके, जैसे स्कूल में यूनिट टेस्ट वगैरह होता है, जो मंथली टेस्ट होता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, और उसको उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे कि बच्चों ने जो सीखा उसको तुरंत पूछ लेना, ठीक है, उसका तुरंत टेस्ट लेना, उसको तुरंत एनालाइज करना, ये आपका आ जाएगा फॉर्मेटिव में। और समेटिव में क्या होता है, जो 6-6 महीने में एग्जाम्स होते हैं, क्वार्टरली हो गए, हाफ ईयरली हो गए, एनुअल हो गए, वो आपका समेटिव हो गया, यानी चैप्टर्स बाय चैप्टर्स उनको पढ़ाया गया है। उसके बाद लास्ट में क्या किया गया है, उनसे सारे चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो भी है क्वेश्चंस बन रहे हैं उनसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका समेटिव हो गया। और फॉर्मेटिव में मैंने फिर से क्लियर करना है कि फॉर्मेटिव में तुरंत पढ़ाया तुरंत पूछना, ये आपका फॉर्मेटिव है, और कुछ दिन बाद पूछना, ठीक है, उसको एनालाइज करना, ये आपका समेटिव में आ गया। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब आगे देखते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस में क्यूजेस एंड डिस्कशंस टेस्ट, ये आपका हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। मतलब फॉर्मेटिव मूल्यांकन कर रहे हैं ना एक तरीके से, तो क्यूजेस आ गया, एमसीक्यूज आ गया, डिस्कशन करना, टेस्ट करना, ये सारे आपके आगे। तो ए का हो गया आपका 4, ओके। अब क्या है समेटिव इवैल्यूएशन, क्या है, ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स इवैल्यूएशन। मैंने अभी बताया कि जो लास्ट में किया जाता है, जैसे ढेर सारे चैप्टर्स वगैरह पढ़ा दिए गए हैं, ओके, उसके बाद उस बेस पर फाइनल लर्निंग आउटकम्स निकालना कि क्या निकलना, बच्चों ने क्या सीखा इतने दिन में, इतने चैप्टर्स में उसने पढ़ा है, तो उनको क्या आता है, तो ये फाइनल आउटकम हुआ ना, तो ये हो गया आपका
समेटिव इवैल्यूएशन का आपका हो गया 3 पॉइंट, ठीक है। बी का 3 हो जाएगा। अब क्या है सी, कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव। कंटिन्यूस तो समझ में आ रहा है, ठीक है। कम्प्रहेंसिव, इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। यहाँ पे किस चीज़ का मूल्यांकन किया जा रहा है, संज्ञानात्मक भी किया जा रहा है और को कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स का भी इवैल्यूएशन किया जा रहा है, ठीक है, मूल्यांकन किया जा रहा है। तो सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। अब डी क्या है, नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन रिफरेंस्ड, यानी जो नॉर्म्स है और क्राइटेरियन रिफरेंस्ड है उसका क्या होगा, उसका 2 होगा, यानी टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन अ ग्रुप। जो भी टेस्ट है और उसकी इंटरप्रिटेशन बेस्ड है ग्रुप पर, ठीक है, और सर्टेन यार्डस्टिक्स पर। तो डी का हो जाएगा 2। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन 5। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है कि अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है जो कि कंसिस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इफेक्टिवनेस को टीचिंग के, ठीक है। टीचिंग का जो इफेक्टिवनेस होता है उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स, उसको बताना है। तो लिस्ट ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर गिवन है, ओके गाइज। तो टीचर्स नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, टीचर्स नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनकेस टीचर को उस सब्जेक्ट पर कमांड ही नहीं है तो वो स्टूडेंट को पढ़ाएगा क्या, ठीक है। तो ये आपका अल्टरनेटिव पॉजिटिव फैक्टर को दिखा रहा है। टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये आपका ज़रूरी नहीं है। टीचर के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से कोई भी हम लोगों का कोई भी मतलब नहीं है, स्टूडेंट्स का कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द टीचर, टीचर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन केस टीचर की कम्युनिकेशन स्किल ही अच्छी नहीं है तो वो बच्चों को क्या कम्युनिकेट करेगा, कैसे सिखाएगा, ओके। तो ऑप्शन सी भी होगा। टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट्स, ये भी आपका पॉजिटिव फैक्टर नहीं होगा। टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट स्टूडेंट से करना टीचर के लिए ज़रूरी नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। टीचर्स कंपिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजैक्शंस, ओके गाइज। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी ये पॉजिटिव फैक्टर्स को बता रहा है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को। तो पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन सा है। ए यानी टीचर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स टीचर का भी बहुत ज़रूरी है, ओके। एंड टीचर्स कंपिटेंस इन मैनेजिंग, मतलब क्लासरूम को मॉनिटर करना और मैनेज करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पॉजिटिव फैक्टर्स है, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को। तो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर, ओके गाइज। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनकेस कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 6। The use of teaching aids is justified on the grounds of dash, ठीक है। तो हम लोग जो टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं उसको कैसे जस्टिफाई किया गया है, कौन से ग्राउंड्स पर, ठीक है। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, या इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। ऐसे देखा जाए तो ये सभी ऑप्शंस सही हैं टीचिंग एड्स यूज़ करने के लिए, लेकिन यहाँ पर बताना है जो जस्टिफाई कर रहा है ग्राउंड्स को, ओके। तो यहाँ पर पहला बता रहा है कि अट्रैक्ट करना स्टूडेंट को, ठीक है, उनके अटेंशन को, ताकि वे क्लासरूम में ध्यान दे, ये भी है, लेकिन मेन बताना है। मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन, इसको करने से क्या है कि इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ये भी है। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट, लर्निंग आउटकम मतलब बहुत ज़्यादा सीखते हैं बच्चे, ऑप्टिमाइज हो रहा है। इफेक्टिव इंगेजमेंट, तो यहाँ पर बात हो रही है यूज ऑफ टीचिंग एड्स जो कि जस्टिफाई कर रहा है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किसके ग्राउंड्स पर, इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग टास्क, यानी जो लर्निंग टास्क है, ठीक है, उसमें इफेक्टिव इंगेजमेंट होना, यानी इंगेजमेंट मतलब बच्चे इंगेज हो रहे हैं, यानी बच्चे टीचर और लर्नर दोनों ही यहाँ पर एक्टिव है, यानी दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पैसिव है और कोई एक एक्टिव है, दोनों
क्या है, एक्टिव है, और जैसे कि कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है बच्चों को तो वो पूछ ले रहे एट दैट टाइम। ओके, यही टीचिंग एड यूज़ करना, जैसे टीचिंग एड्स में आपका डायग्राम आ गया, मॉडल्स आ गया, प्रोजेक्टर आ गया, टीवी के थ्रू बताना, विजुलाइज करके बताना, ऑडियो कर सुना के बताना, ठीक है, ये सारे टीचिंग एड्स हो जाते हैं। ठीक है, वीडियो दिखाना, ठीक है, गेम करके भी सिखाना बच्चों को, ये सारे आपके टीचिंग एड्स हो गए। इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कंपेरिजन टू लेक्चर मैथड। लेक्चर मैथड में क्या है कि टीचर समझा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है टीचिंग एड्स अगर कोई भी टीचर यूज़ करेगा तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, पार्टिसिपेशन उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बच्चे खुद खुश होकर इंटरेस्ट दिखाते हैं और इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। ओके, तो इसीलिए टीचिंग एड्स ज़रूरी है, और यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, यानी इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क, यानी जो भी लर्निंग टास्क है उनकी इफेक्टिव कर देता है उसको, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7, असर्शन दिया है द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स। ओके, और रीज़न क्या दिया है, दीज एबिलिटीज इन योर जॉब प्लेसमेंट्स। तो यहाँ पे बताना है असर्शन और रीज़न दोनों सही है या गलत है, ये सारे बताना है। तो बोल रहा है कि जो पर्पस होता है हायर एजुकेशन का वो क्या होता है कि प्रमोट कर सके क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ को स्टूडेंट के अंदर। ये तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है, ये सही है इसलिए कि हम लोग जो हायर एजुकेशन लेते हैं किस लिए लेते हैं, जॉब के लिए लेते हैं नहीं, यहाँ पर है कि वो प्रमोट करता है क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ को। स्टूडेंट के अंदर जो भी क्रिएटिव और क्रिटिकल है थिंकिंग, यानी उनकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। ये आपका असर्शन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है, इसका रीज़न क्या है कि दीज एबिलिटीज़ इन योर जॉब प्लेसमेंट। अब ये जो एबिलिटी है ये क्या कर रहा है, जॉब प्लेसमेंट को इंजोर कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जॉब प्लेसमेंट्स के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ए इज़ ट्रू, यानी असर्शन इज़ ट्रू बट और इज़ फॉल्स, उसका जो रीज़न दिया है ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 8, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। तो अगर आप एक टीचर हैं तो एक बेस्ट ओपिनियन बताना है, बेस्ट ऑप्शन बताना है, ताकि पता चल सके इफेक्टिव प्रेजेंस आपका क्या है क्लासरूम में। यूज़ ऑफ पीयर कमांड यूज़ करना, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा गुस्से में जो स्टेटमेंट वगैरह निकलती है उसको यूज़ करना, बनाना। एडॉप्शन ऑफ वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर, या तो बीन ऑथोराइटेरियन, ठीक है, तो यहाँ पर होगा एडॉप्शन ऑफ वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर। जब भी कोई भी टीचर वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर एडप्ट करेगा तो क्लासरूम क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो वेल मैनर्ड हो जाएगा ना। अब टीचर ही बहुत ज़्यादा गंदा यूज़ कर रहा है, मतलब बहुत गुस्से में उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो इससे क्या होगा कि बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा। इसीलिए एक टीचर को क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर में होना चाहिए। ओके गाइज, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 9, इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर बात किया जा रहा है कि आपको इमेजिन करना है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वेयर पीपल आर इक्वल स्टेटस, जहाँ पर क्या है, पीपल का इक्वल स्टेटस है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। विच मैथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सूटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच अ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर कौन सा मैथड यूज होगा कम्युनिकेशन के लिए, बेस्ट होगा, तो इसमें होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या क्रॉस कम्युनिकेशन। तो गाइज इसमें होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ओके, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 10, आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी। क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ टीचर हैज टू टेक cognizance of while addressing students in a classroom, avoidance of proximity, voice modulation, repetitive pause या fixed posture। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि आइडेंटिफाई करना है इम्पोर्टेंट एलिमेंट टीचर का, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, कॉग्निजेंस कर रहे हैं, ठीक है, कि एड्रेस कर सके स्टूडेंट को क्लासरूम में। तो क्या हो जाएगा, वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है,
एलिमेंट की बात हो रही है तो ये हो जाएगा वॉइस मॉड्यूलेशन इज योर राइट आंसर। ये रहा आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके गाइज, अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गाइज, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।